student, this video is for class 7 subject हिंदी lit chapter number 15 नीलकंठ। तो नीलकंठ एक रेखा चित्र है जो लेखिका महादेवी वर्मा ने लिखा है। ठीक है, तो अपने बारे में बता रही है। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। लेखिका बोल रही कि एक दिन मैं स्टेशन पहुंचाकर अतिथि को लौट रही थी कि चिड़ियों के और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मैंने कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरम्भ किया, सलाम गुरुजी। जो चिड़िया बेचते हैं तो उसने कहा, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी है। तो शंकरगढ़ से चिड़ीमार, जो चिड़िया पकड़ने वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं चिड़ीमार। ठीक है, तो 2 मोर के बच्चों को पकड़ लाया था, एक मोर थी और एक मोरनी है। आप पालें और मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान में के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। जब बड़े मियाँ बोलना शुरू करते हैं तो रुकते ही नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने बोला है तूफान में। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दें वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोक कर कहा, पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? तो लेखिका ने पूछा कि मोर के बच्चे कहाँ हैं? नहीं तो वो बोले जा रहे थे ना, तो उसने रोक कर पूछा कि मोर का बच्चे कहाँ हैं? बड़ी मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते ही मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची जिसमें तितरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। तो वो मोर मोरनी के बच्चे कैसे लग रहे थे? जैसे तितर होते हैं। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। तो वो क्या था? पिंजरा बहुत ही छोटा था उन मोर मोरनी के लिए। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ के भाषण में चली जा रही थी। ईमान कसम, गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। 12 कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया। अब सब उसे क्या कहने, जब उसने घर में लेके आए तो उसे कहने लगे कि ये क्या तीतर है, मोर नहीं है। तो कैसे लग रहे थे? मोर मोरनी तीतर के जैसे लग रहे थे। तो सब कहने लगे घर वाले कि ये क्या है? तीतर है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर है, मोर के क्या सुर्ख खाब के पर लगे हैं तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए हों। कभी मेज में के नीचे घुस गए और कभी अलमारी के पीछे। अब वो दोनों क्या करने लगे? मोर मोरनी वो भी इधर उधर घूमने लग गए। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर और कभी कुर्सी पर, कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा कौन थी? उसकी बिल्ली थी। ठीक है, तो बिल्ली का नाम था चित्रा। तो इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी। तो अगर वो खुले रहती, दरवाज़ा खुला बंद करके जाती थी क्योंकि उनके यहाँ बिल्ली थी। और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता अनुमान करना कठिन नहीं। वैसे ही वह चूहों को पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो सर्वथा अपरिचित पक्षियों को अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रही और ये दोनों ऐसे ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए असहनीयहीन कही जाएगी।
जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था, जो जहाँ पे वो अपने जीव जंतुओं को पालती थी। तो अपने घर से उठा के वो वहाँ ले गई जीव जंतुओं के घर में, मतलब जाली घर में। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगु की रागनी अलापने लगी। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान कर्म से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। और खरगोश क्या करने लगा, जैसे बहुत वैसे होते हैं सभ्य लोग, उनके सभासद में समान उनको क्या करने लगा, निरीक्षण करने लगा। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे, और खरगोश भी क्या करने लगे, उन मोरनी के चारों तरफ उछलने कूदने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। जैसे इल्ली होती है ना तितली का, तो जैसे इल्ली से तितली निकलती है वैसे उनका रंगमय था। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची और चमकीली हो गई। चोंच अधिक बमकीन और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ धुती झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता, तो उसकी गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारी तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। तो उसका नाम क्या रखा मोर का, नीलकंठ, और मोरनी का नाम रखा उन्होंने राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर दिया। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर से में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर ना देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी पूंछ में सघन पंखों में छुओ सा खेलते रहते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। अब जब वो अपने खुश थे, तब एक ही ऐसे में क्या हुआ, एक सांप जाली के अंदर आ गया और जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक ही शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के एक प्रयास से सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, विशेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी, और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर पंजों और चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट
सा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्धवाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा? उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नित्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जादूगर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों को सतरंगी मंडलाकर छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से वो यह नृत्य का क्रम बन गई। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन का उपाधि दे डाली कि जिस नुकीली पेनी चोंच से वह भयंकर विषधर का खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे भुने चुने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जालीघर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब अब उनकी मंद केका गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता था और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की झिमझिमाहट रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र और मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच में पीकर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुणा कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य में नखास कोने में से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की बिरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मुंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। वह बड़े मियाँ की भाषण में फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़िया मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ढूंढ जैसी पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी।
तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखने ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख तो नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी और ना ही वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा के ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों से छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को धकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठुड्ड जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के साइड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा तो नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने का संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने साल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीज धार में उसे प्रभावित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेत सी कई दिन कोने पर बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली सामने आ पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। तो लेखिका कहती है कि क्या जो तीनों पक्षियों ने, ठीक है, जो राधा थी, नीलकंठ और कुब्जा थे, उन तीनों पक्षियों ने विभिन्नता का परिचय दिया है उन्हें, ठीक है। तो जो क्या है विशेष महत्व रखता है उसके लिए, लेखिका बोलती है। तो राधा प्रतीक्षा में ही उतुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तिरतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। मतलब जब बारिश का मौसम हो जाता है, बादल छा जाते हैं, तब वो क्या करती है, राधा अशोक के डाल में या झूले में वो किसको ढूंढने लगती है, नीलकंठ को अपनी आवाज़ में बुलाती है, ठीक है, बुलाती रहती है। तो मतलब वो उसे भी अभी भी नीलकंठ को ढूंढती रहती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।